आज की क्लास में हम लोग भूगोल खंड अ के चैप्टर संख्या 2 पर चर्चा करेंगे। भूगोल खंड अ पाठ संख्या 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण वृद्धि और घनत्व। हमने पिछले क्लास में ये जाना है कि जनसंख्या क्या है, जनगणना क्या है, जनसंख्या का किसी देश के वृद्धि और विकास में क्या योगदान है। लेकिन हमने जो भी डाटा पढ़ा वो भी सारे डाटा भारत के संदर्भ में पढ़ा। आज जनसंख्या के बारे में जो भी आंकड़ा हम सब पढ़ेंगे वे पूरे भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात है, जान ले कि किसी विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, किसी देश का जो सबसे बड़ा धन होता है, क्या जैसे परिवार का सबसे बड़ा धन परिवार के सदस्य होते हैं। सदस्य के अभाव में परिवार का कोई मूल्य नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। वैसे ही किसी देश का जो सबसे बड़ा धन होता है, जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वहां के लोग होते हैं, वहां के जनसंख्या होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी देश की पहचान वहां के लोग से होती है। अगर लोग नहीं होगा तो देश की पहचान नहीं होगी, क्योंकि लोग ही उस देश की विशेषता को, विविधता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। हमने बताया था कि जनगणना का मतलब होता है लोगों की गिनती करना। और हम भारत के संदर्भ में ले, विश्व के अलग अलग देशों का अलग अलग अपना वर्ष हो सकता है, कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। 1881 ईस्वी के जनगणना को पहला 10 वर्षीय जनगणना, वैज्ञानिक जनगणना या नियमित जनगणना आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जनगणना 10 वर्षों पर होता है। और हमने कहा था कि वर्तमान समय में विश्व की आबादी लगभग 7.5 अरब हो गई है। कितनी? 7.5 अरब हो गई है। और प्रारंभ में 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब 2011 ईस्वी के आसपास विश्व की आबादी 6 अरब हो गई थी। और 1.5 अरब आबादी बढ़ने में मात्र 10 से 11 साल का समय लगा है। एक विद्वान है जॉर्ज बी क्रेसी, हमने पहले भी चर्चा किया था। एक विद्वान है जिनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। इन्होंने एशिया महादेश की जनसंख्या पर बड़ा टिप्पणी किया है। और एशिया महादेश के जनसंख्या पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि एशिया महादेश में 90% लोग 10% स्थान पर रहते हैं। बड़ा असमान वितरण है एशिया महादेश में, कि एशिया महादेश के 90% लोग एशिया महादेश के मात्र 10% भूभाग पर रहते हैं। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात और कहा कि विश्व का लगभग 60% आबादी एशिया के 6 देशों में रहता है। गलत है सही? मतलब
जनसंख्या का वितरण भी असमान है, अलग बात है। जनसंख्या का वितरण भी क्या है, असमान है। लेकिन जनसंख्या जो बसा हुआ है यह भी बड़ा विविधतापूर्ण है। कमेंट किया किसने, जॉर्ज विक्रेसी ने। क्या कमेंट किया कि 90% लोग 10% स्थान पर रहते हैं। दूसरा, विश्व की 60% आबादी एशिया महादेश के मात्र 6 देश में रहते हैं। वह 6 देश है चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। गलत सही, इन 5-6 देशों में विश्व की 60% आबादी रहती है। और ऐसे पूरे एशिया महादेश का लिया जाए तो विश्व के कुल जनसंख्या का 67% आबादी एशिया महादेश में रहती है। और 2 देशों को मिला लिया जाए तो विश्व का 35% आबादी भारत और चीन में रहती है। एशिया महादेश में जनसंख्या इतना ज्यादा है कि कुछ विद्वानों ने एशिया महादेश को विश्व जनसंख्या की टोकरी कह दिया, मानव का घर कह दिया। अब सवाल है, क्या विश्व की अधिकांश जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या एशिया महादेश में निवास करती है? या यूं कहें कि विश्व के एशिया महादेश के 90% लोग 10% भूभाग पर। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे रीजन है मिट्टी। एशिया महादेश के सब देश की मिट्टी समान मात्रा में उपजाऊ नहीं है। दूसरा, भूमि की ढाल। जहां भूमि समतल होगी वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, और जहां की भूमि उबड़ खाबड़ होगी वहां पर लोगों को रहने में बड़ी दिक्कत होती, तो वहां पर लोग कम होंगे। इसलिए मैंने पिछले क्लास में कहा था कि विश्व के 90% लोग मैदानी भागों में, नदी घाटियों में निवास करते हैं, क्योंकि वहां मिट्टी भी उपजाऊ होती है और जमीन समतल भी होता है। गलत कि सही? और विश्व का मात्र 10% आबादी ही पहाड़ और पठारी क्षेत्र में निवास करती है। तो जनसंख्या के खास क्षेत्र में बसावा का रीजन है जलवायु, तापमान, भूमि का प्रकृति, भूमि मिट्टी का उपजाऊ होना, ये कारक निर्धारित करते हैं। तो एक नया प्रश्न, हालांकि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन परिभाषा भारत के संदर्भ में अलग है और विश्व के संदर्भ में अलग है। एक नया प्रश्न आता है कि जन घनत्व क्या है। ऐसा नहीं कि मैं ये नया बता रहा हूं, मैंने जन घनत्व का परिभाषा आपको बता दिया है। और बताया ये है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कुल संख्या को जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व का हमने फॉर्मूला दिया आपको कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। क्या बताया था? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। गलत कि सही? कि देश के कुल जनसंख्या में देश के कुल क्षेत्रफल से भाग दे देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व के नाम से। अब मान लो एक छोटा सा प्रश्न आपके पास दे दे कि किसी देश की आबादी मान लो 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। और उस देश का क्षेत्रफल मान लो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? गणित में, वस्तुनिष्ठ में यह प्रश्न डाल सकता है, या यहाँ कई बार इंटरव्यू में प्रश्न आता है 12वीं में, जहां जहां आपका प्रैक्टिकल है वहां इस विद्यालय में बुला करके आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में प्रश्न पूछा जाता है। तो सपोज कीजिए कि आपसे प्रश्न किया कि मान लो किसी देश की जनसंख्या 1 लाख है और उस देश का क्षेत्रफल कितना है?
10,000 वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, लिखें जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, जनसंख्या बटा 4040 कट गया, जनसंख्या घनत्व कितना होगा? गलत कि सही? 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? तो आसान है, बस थोड़ा सा समझने की बात। अब है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न देता है एक नया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए, हमने यहां कुछ नहीं लिखा, केवल लिखा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। थोड़ा सा IQ लगाना है। अगर पूछे विश्व का तो उसका भी उत्तर यही होगा। अगर भारत पूछे तो यहां पर भारत की जनसंख्या, बिहार पूछे तो बिहार की जनसंख्या, चीन पूछे तो चीन की जनसंख्या, किसी भी देश के नाम पर बड़ी आसानी से इसको डील किया जा सकता है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। जैसे इन कारकों की बात करें तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है उसको हम लेते हैं भौगोलिक कारक। क्या है? भौगोलिक कारक। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। कौन है? जनसंख्या वितरण को आर्थिक कारक। और तीसरा कौन है? सामाजिक कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक सारे कारक हैं। अनेक सारे कारकों से या कारणों से जनसंख्या किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है तो किसी क्षेत्र में बहुत कम होता है, और कहीं कहीं पर होता ही नहीं। तो जनसंख्या के किसी क्षेत्र में ज्यादा होने या कम होने के अनेक सारे कारक हैं, लेकिन वो अनेक सारे कारकों को हम कुछ खास टॉपिक में बात कर पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। पूरे कारक का डील कर देंगे तो 5 अंक का प्रश्न हो जाएगा, लेकिन केवल भौगोलिक कारक पूछेगा, आर्थिक कारक पूछेगा, सामाजिक कारक पूछेगा तो 2-2 अंक का प्रश्न बन जाता है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक में सबसे पहला होगा जल की उपलब्धता। पहला क्या होगा? जल की उपलब्धता। ये इसको चाहे तुम ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ग्राफ्टिंग में समझ में आता है। प्रकृति भौगोलिक कारक में क्या आएगा? पहला आएगा जल की उपलब्धता। मतलब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो पहला भौगोलिक कारक है वह है जल की उपलब्धता। जिस क्षेत्र में जल ज्यादा होगा, जल पीने के लायक स्वच्छ जल होगा, वहां आबादी ज्यादा रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं ना, जल मानव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। जल जीवन का आधार है। जल के बिना मानव अपने किसी भी क्रियाकलाप को ईमानदारी से संपादित नहीं कर सकता है। घरेलू कार्य से लेकर बड़े बड़े कल कारखाना को चलाने के लिए हमें जल की जरूरत होती है। क्या जी? पानी के बिना 2-4 घंटा, 5 घंटा या 2-4-5-10 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी थोड़ा परेशान कर देता है, बेचैन हो जाते हैं। भोजन की बेचैनी से कई गुना ज्यादा प्यास की बेचैनी होती है। गलत है सही? ये अलग बात है कि जल से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। तो पूछेगा ना, एक बच्चा 5 गिलास पानी पी लिया तो बताओ उसने कितना कैलोरी ऊर्जा को प्राप्त किया। तो जल कितनों गिलास पानी पियो, जल से एको कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कौन कहा है? वो अलग बात है। आपका जो बॉडी के पूरे में मिल जाता है ना, तब का
गतिशील बना देता है। जल पीने से आपको कुछ भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, अस्फूर्ति आ जाती है आपके बॉडी में। जो सुस्ती होती है सुस्ती ठीक ठाक हो जाता है। कई बार पूछा गया प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न, तो पहला कारक हो गया जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति। दूसरा क्या है? भू आकृति। भू आकृति का मतलब क्या होता है? भूमि की आकृति। भू आकृति का मतलब क्या होता है? भूमि की आकृति। देखो, घर बनाना हो या खेती बाड़ी करना हो या कल कारखाना लगाना हो या सड़क बनाना हो या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण करना हो, जीवन के किसी भी काम करना हो, तो यह भी भू आकृति भी हमको प्रभावित करती है। भूमि यदि समतल होगी तो हर काम को करना आसान होगा। क्या जी? घर बनाना, खेती बाड़ी करना, हर काम आसान होगा। लेकिन भूमि यदि उबड़ खाबड़ होगी तो वह सभी काम को करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो भू आकृति मतलब भूमि की आकृति भी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। और कैसा कारक है? ये भौगोलिक कारक है। तीसरा जलवायु। तीसरा क्या है? जलवायु। अब देखेंगे, जहां बहुत ज्यादा गर्मी है वहां भी आबादी कम है, और जहां बहुत ठंडी है वहां भी आबादी क्या है? तो इंसान को रहने के लिए या किसी अन्य जीव जंतु को रहने के लिए न तो बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत है और न बहुत ज्यादा ठंडी की जरूरत है। इंसान वहीं रह सकता है जहां न बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो न बहुत ज्यादा क्या पड़ती हो। और तो जलवायु भी प्रभावित करता है। और चौथा जो कारक है वह कौन है? मृदा, मिट्टी। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो भौगोलिक कारक से मिट्टी भी आता है। मिट्टी उपजाऊ जहां की होगी वहां पर लोग ज्यादा होंगे। भाई बिहार में जनसंख्या, अगर हम केवल बिहार की बात करें तो बिहार भारत के राज्यों में बिहार में जनसंख्या का तो ज्यादा है, क्योंकि बिहार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और बिहार की मिट्टी उपजाऊ है। और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। गलत कि सही? और दोमट मिट्टी वाला क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां होता है? तो दोमट मिट्टी के क्षेत्र में, जहां की मिट्टी क्या हो? दोमट हो। चिकनी और बलुई मिट्टी का मिला जुला रूप। दो मत माने मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी मिले जुल गया तो उसे क्या कहें? दोमट मिट्टी कहेंगे। चिकनी और बलुई मिट्टी का मिला जुला रूप दोमट मिट्टी कहलाता है। हम आर्थिक कारक की बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो आर्थिक कारक हैं, इसमें भी 3 बातें आती हैं। कितनी बातें आती हैं? 3 बातें आती हैं। पहला है खनिज। पहला क्या आता है? खनिज। दूसरा है नगरीकरण, और तीसरा है औद्योगिकरण। मतलब जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक में कौन होगा? तो खनिज। जरूरी नहीं है कि जहां जल की उपलब्धता हो, भू आकृति अच्छी हो, जलवायु अच्छी हो, मृदा उपजाऊ हो, वहीं आबादी ज्यादा होगा। एक दूसरा भी रीजन है आर्थिक कारक में, जिन क्षेत्र में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में हो, जैसे लोहा के हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन होगा तो वहां भी आबादी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि खनिज संसाधन भी लोगों के जीविका के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है। लोग खनिज संसाधन वहां से प्राप्त करेगा और उसको बेचकर अपने जीवन के सारी जरूरतों को पूरा करेगा। नगरीकरण, नगरों का तीव्र गति से विकास या गांव का अग्रसर विकास नगरीकरण कहलाता है। गलत कि सही? नगरीकरण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जिस देश में नगरीकरण ज्यादा होगा लोग गांव छोड़कर शहर में आते हैं। आज देख रहे हैं ना, आज लोग गांव में, चाहे आपका गांव हो या हमारा गांव हो या किसी का गांव हो, गांव में लोग कम दिखाई देते हैं और शहर में लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। गलत कि सही? तो गांव में लोग कम दिख रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि गांव में अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, और है भी तो
बहुत कम है। इंसान को प्रगति करने के लिए, तरक्की करने के लिए जितना मौका चाहिए, जितनी सुविधाएं चाहिए, वो सारी सुविधाएं गांव में नहीं है। क्या है? लोग रोजगार की तलाश में अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तुरंत शहर की ओर क्या करता है? पलायन करता है, भागता है। गलत है सही? तो नगरीकरण भी, लोग नगर के आकर्षण से आकर्षित होकर नगर की ओर भाग रहे हैं। आज एक बात देखने को हमको मिला है कि जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, महानगर हैं, वहां लिंगानुपात कम है। जैसे बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात पटना जिला का है, क्योंकि रोजगार के तलाश में पुरुष गांव छोड़कर शहर में आते हैं। महिला को ले जाने में उनको परेशानी होती है, क्योंकि नगर में आवास की समस्या है, और आवास है भी तो महंगाई ज्यादा है, तो केवल पुरुष प्रवास करते हैं काम की तलाश में। तो महानगरों में आप देखेंगे आपको क्या ज्यादा मिलेगा? पुरुष ज्यादा मिलेगा, पुरुष की आबादी ज्यादा मिलेगा। महिलाओं की आबादी नगरों में क्या है? तो बड़े बड़े नगर में लिंगानुपात के कम होने का रीजन देखिए, औद्योगिकरण। जिन क्षेत्रों में कल कारखाना है या जहां पर कल कारखाना को स्थापित किया जा सकता है, वहां देखिएगा वहां भी आबादी ज्यादा है। जैसे भारत के औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो जमशेदपुर, गलत कि सही? कलकत्ता भी औद्योगिक प्रदेश है, नोएडा, नरेला, मुंबई, कई हैं भारत में। हम पढ़ाऊंगा आगे कि 9 बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं। वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, लेकिन वहां पर कल कारखाना है। तो कल कारखाना में लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है, और रोजगार के तलाश में लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाते हैं और जीवन स्तर को अच्छा करते हैं। और तीसरा जो कारण है वो कौन है? सामाजिक कारण। जनसंख्या को बढ़ाने में एक सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो है सामाजिक कारक। आपकी समाज की संरचना, हमने कल भारत का जब भूगोल पढ़ा तो वहां में चर्चा किया था, समाज की जन संरचना भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। ठीक है, जिस समाज में शांति का माहौल हो वहां आबादी ठीक ठाक रहेगा, और जहां पर अशांति का माहौल हो, जातीय भेदभाव हो, सांप्रदायिक भेदभाव हो, हमेशा विवाद चलता रहता, तो वहां के अच्छे लोग पलायन करके अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं। गलत कि सही? तो हमने एक 5 अंक का प्रश्न पढ़ा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। इन सारे कारकों को आप डील कर देंगे 1 बाय 1 करके, आपको 5 अंक प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। लेकिन 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन है? कई बार वस्तुनिष्ठ में भी डाल देता है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, इनमें कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो हमने 4 कारणों का चर्चा किया। जो रहेगा वो दीजिएगा, जो नहीं रहेगा उसको नहीं दीजिए। खास करके ये वाला पूछ देता है। अब एक नया प्रश्न पुनः हमारे सामने आता है, जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि क्या है, या जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। गलती कि सही? किसी निश्चित अवधि के दौरान। गलत है या सही है? किसी निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। किसी निश्चित अवधि के दौरान, जैसे हम अन्य देश की बात छोड़ ले, पढ़ा रहा हूं भले विश्व, तो विश्व में तो इंडिया हमारा आता है। आप सबको पता है कि जनगणना 10 वर्षों पर होता है। अगर हम बात करें 2001 की जनगणना का, तो 2001 में भारत की आबादी लगभग 102 करोड़ थी। कितना थी? और 2011 में भारत की आबादी 121 करोड़ थी। तो प्रश्न होगा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो 2011 में से 2001 वाला को क्या कर लो, क्या जी? हमने यही कहा कि इस निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो
अब 2011 में से 21 घटा लो, कितना हो जाएगा? मतलब लगभग 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितना बढ़ गया है? 19 करोड़ बढ़ गया। किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न आता है, तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक मतलब जनसंख्या के परिवर्तन, परिवर्तन का सेंस कम और ज्यादा दोनों से ले सकते हैं। गलत सही? परिवर्तन को हम कम और ज्यादा दोनों में माप सकते हैं, देख सकते हैं भाई। तो कई बार प्रश्न को पूछा गया है, इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन हैं। तो आपको बता दें, जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात करते हैं तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक? 3 घटक हैं। पहला क्या है? जन्म दर। दूसरा क्या है? मृत्यु दर। और तीसरा क्या है? प्रवास। वस्तुनिष्ठ में हमेशा प्रश्न आता है कि इनमें कौन जनसंख्या परिवर्तन के घटक नहीं है? यही 3 याद कर लेना है। वहां पर एक आवास बार बार ऑप्शन देता है, नहीं तो शिक्षा दे देगा। तो शिक्षा और आवास का जनसंख्या के परिवर्तन से कोई संबंध? हाँ, प्रवास का है, आवास का नहीं। अब प्रश्न है, तो जन्म दर क्या है? क्या है? जन्म दर क्या है? मृत्यु दर क्या है? प्रवास क्या है? तो हमें लगता है कि हमने आप सबको बता दिया है भारत की जनसंख्या बढ़ाने के क्रम में कि जन्म दर है क्या। तो हमने पढ़ाया ये था कि प्रति 1000 की जनसंख्या पर 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को नहीं, इनको है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों। गलत कि सही? मतलब प्रति 1000 की जनसंख्या पर 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? गलत कि सही? फिर मृत्यु दर क्या है? तो लिखेंगे प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में पहले वर्षगांठ के पूर्व मरने वाले बच्चों की संख्या। गलत सही? मैंने कहा कि क्या है मृत्यु दर? तो 1000 बच्चा जन्म लेता है, 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में अपने पहले वर्षगांठ के पहले जितने बच्चे हमारे क्या होते हैं? मर जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मृत्यु दर कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर प्रश्न होगा, तो प्रवास क्या है? तो बड़ी आसान शब्दों में, अगर चाहे तो इसको 2 नंबर में और चाहे तो 5 नंबर का ही प्रश्न बनाया, डील करके 5 नंबर का प्रश्न बनाया जा सकता है। प्रवास क्या है? तो व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। भाई कोई व्यक्ति, कारण क्या है बाद में बताऊंगा, किसी कारण से अस्थाई चाहे अस्थाई रूप से, जब कोई व्यक्ति अस्थाई या अस्थाई रूप से
अपने मूल जन्म स्थान को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में चला जाता है, उसे क्या कहेंगे? हम प्रवास कहेंगे। क्या कहेंगे? जब कोई व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो उसे क्या कहेंगे? और एक बात बता दें, अगर हम पुरुष की बात करें कि पुरुष प्रवास क्यों करता है, तो पुरुष का प्रवास का मूल कारण होता है काम या रोजगार। और महिला की बात करें तो महिला प्रवास का मूल कारण होता है विवाह। पुरुष प्रवास भी करते हैं और महिला भी प्रवास करती हैं, तो पुरुष के प्रवास का मूल कारण क्या है? काम। और महिला के प्रवास का मूल कारण क्या है? विवाह। अब है प्रवास के प्रकार की हम बात करें आपसे कि भाई प्रवास के कितने प्रकार हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रवास के रियल में 3 प्रकार होता है प्रवास का। एक होता है अस्थाई, दूसरा अस्थाई, और तीसरा क्या होता है? मौसमी। प्रवास के रियल में प्रकार की बात करें तो कितना हो सकता है? 3। पहला कौन? अस्थाई, अपने जन्म स्थान को छोड़ दिया और हमेशा के लिए किसी अन्य क्षेत्र में जाके बस गया। जैसे ब्रिटेन के जो एक पीएम बने, कौन नाम जान रहा है? क्या है? सुनक। जो कहां के हैं? रियल में वह भारतीय मूल के नागरिक हैं। ये प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि हमारा गेस में जो तो गलत हो गया ना। हाँ, आप लोगों को मैं सुधरवा दूंगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में परीक्षा आते आते चेंज हो जाता है। आज श्रीलंका वाला एक प्रश्न आ गया पुनः नया कि जातीय संघर्ष कहाँ, मतलब आर्थिक समस्या कहाँ दक्षिण एशिया में चल रहा है। ये सबको बाद में चर्चा हम लोग रिवीजन में करते हैं। बात समझ गए? तो प्रश्न क्या है कि प्रवास के अस्थायी कारण में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह परमानेंट अपने मूल निवास स्थान को छोड़ दिया, किसी अन्य क्षेत्र में जाके क्या हो गया? बस गया, तो उसे क्या कहेंगे? अस्थायी प्रवास कहेंगे। गलत कि सही? क्या कहेंगे? अस्थायी प्रवास कहेंगे। दूसरी बात अस्थायी। दूसरा क्या होगा? अस्थायी प्रवास में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने मूल निवास स्थान को छोड़ दिया और कहीं जाके रह गया। जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी विवाह या पूजा पाठ हो, तो अपन घर छोड़ के 5 दिन उसके यहाँ जाके रह जाते हैं। या गांव से मजदूर लोग सुबह में अपने घर से आते हैं और घर से आने के बाद कहीं दूसरे गांव में आके, शहर में आके काम करते, पुनः शाम में अपने घर लौट जाते हैं। गलती किसे? यह भी प्रवास का ही रूप हुआ ना। इसको दैनिक प्रवास करते हैं, अलग बात है, लेकिन है तो प्रवास ही ना। और मौसमी, मौसम के अनुसार आवास बदलना। जैसे पशु पालक कुछ लोग हैं जो गर्मी का मौसम आता है तो अपने भेड़ बकरी को लेकर पहाड़ के ऊंचाई पर चल जाता है। तो चल जाता है तो पहाड़ के ऊंचाई पर गर्मी के दिनों में मौसम सुहावना होता है और मैदानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसे ही ठंडी का मौसम आता है तो पहाड़ पर ठंडी ज्यादा पड़ता है, लेकिन उसके तुलना मैदान में माहौल ठीक ठाक रहता है। तो ठंडी का दिन आता है तो पहाड़ को छोड़ के कहाँ चला आता है? मैदानी क्षेत्र में चला आता है। गलत कि सही? तो मौसम के अनुसार आवास को बदल देना मौसमी प्रवास कहलाता है। सारे प्रश्न 2-2 अंक का आ सकता है। और एक प्रश्न आ सकता है प्रवास के कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आ गया। लेकिन प्रवास चाहे मौसमी हो, अस्थाई हो या अस्थाई हो, इन सारे प्रवास को अन्य कई रूपों में वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रवास जो हो, हम इसको कहते हैं गांव से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर होगा कि नहीं? कुछ लड़कियां, जिनका मैक्सिमम लड़कियों का ब्याह होता है अपने गांव छोड़ के दूसरा गांव में चली जाती है। और कुछ लड़की में भी जो घर जमाई बन के ब्याह कर दूसरी गांव में जाकर रह जाता है।
हो कौन करत? गांव से गांव की ओर प्रवास। दूसरा, गांव से शहर की ओर। गलत है सही? शहर से गांव की ओर नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश हो सकता है। तो गांव से दूसरे गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, या शहर से, देखो ना बड़े बड़े शहर में रहने वाले लोग गांव में आके एक बार 10 बीघा 20 बीघा का प्लॉट कर रहा है। अब फार्म हाउस बना के रोजों तक बुढ़ापा में यही जीवन यापन करे। गलत कि सही? एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर। बिहार के बहुत सारे लोग, गलत कि सही? बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में जाके बस गया है। एक देश से दूसरे, यहां पर एक प्रश्न बन जाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या है? देखो, देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो राष्ट्रीय प्रवास हो जाएगा, या अंतरराज्यीय प्रवास हो जाएगा। एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। लेकिन एक महादेश से अगर दूसरे महादेश में जाएगा तो महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा। प्रश्न को अपने तरीके से घुमाया। अगर एक महादेश से दूसरे महादेश में गया तो महाद्वीपीय प्रवास। एक देश के लोग अगर दूसरे देश में जाके रह गया तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाके बस गए तो राष्ट्रीय प्रवास। और एक ही राज्य के लोग हैं, एक जिला से दूसरे जिला में बस गए तो अंतरराज्यीय प्रवास है। तो ग्रामीण प्रवास हो जाएगा, वो अंतरराज्यीय का उदाहरण हो जाएगा। देखिए, इस प्रवास के संदर्भ में दो बातें और हमारे सामने प्रकट होता है। एक आता है आप्रवास। क्या आता है? आप्रवास। और दूसरा प्रश्न आता है उत्प्रवास। प्रवास के संदर्भ में दो बातें, एक आता है आप्रवास और दूसरा क्या आता है? उत्प्रवास। तो प्रश्न होगा कि आप्रवास क्या है? तो जब कोई व्यक्ति नए स्थान पर जाके बस जाता है, माने आकर बस जाना। जब कोई व्यक्ति नए जगह पर जाके बस गया तो उसे क्या कहेंगे? आप्रवास। क्या कहेंगे? और जब व्यक्ति के एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर चला जाता है, कहीं से आके यहां पर बस जाना आप्रवास, और जहां रहते हैं वहां से निकलकर बाहर चला जाना क्या कहलाता है? तो आप्रवास क्या है? कहीं से आकर क्या हो जाना? बस जाना, आप्रवास कहलाता है। गलत कि सही? जैसे में समझाए, बहुत लोग गांव के जमीन जथा छोड़ दिए, चाहे बेच बाच दिए, और नगर में आके जमीन खरीद के घर बना के रह रहे हैं। ये हो गया आप्रवास। क्या? गांव से उठ के चल दिए, जहां पर जाके गंतव्य स्थान पर जाके बस गए तो उसे कहेंगे उत्प्रवास। माने आके बस गए फाइनली, कोई दिक्कत। अब एक बात और आता है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। एक प्रश्न आता है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो प्रवास को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, इसको हम दो समूह में बांट लेंगे। पहला, प्रतिकर्ष प्रवास। हर साल प्रश्न आता है, क्या होता है? प्रतिकर्ष प्रवास। और दूसरा अपकर्ष प्रवास। क्या है? प्रतिकर्ष प्रवास और अपकर्ष प्रवास। तो पहले होगा कि प्रतिकर्ष प्रवास है क्या? प्रतिकर्ष क्या है?
मतलब जहां आप रहते हैं, परिभाषा जान लो, जहां आप रहते हो वहां का माहौल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। तुमने सोच लिया यहाँ पर रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में चले गए। क्या कहेंगे? प्रतिकर्ष और आकर्ष, अपकर्ष। किसी क्षेत्र के आकर्षण से आकर्षित हो गया। दिल्ली में तो बड़ी सुंदर जगह है, देखने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें हैं, एक से बढ़कर एक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो किसी के आकर्षण से आकर्षित होकर यदि आप प्रवास कर लेते हो तो क्या कहलाएगा? अपकर्ष प्रवास। आपको बता दें, प्रतिकर्ष प्रवास के कई कारण हैं, जैसे बेरोजगारी। क्या आ जाएगा? बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा। प्रतिकर्ष प्रवास में क्या आएगा? बेरोजगारी आ जाएगा, रहन सहन की निम्न दशा आ जाएगा, राजनीतिक उपद्रव आ जाएगा, जलवायु और प्राकृतिक विपदाएं और सामाजिक पिछड़ेपन। प्रतिकर्ष प्रवास में क्या होगा? परिभाषा में लिखेंगे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाके बस जाता है तो उसका कहेंगे हम प्रतिकर्ष प्रवास कहेंगे। दूसरी ओर, यदि काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांतिपूर्ण जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और अनुकूल जलवायु के कारण लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य जगह पर जाके बस जाते तो उसे क्या कहेंगे? अपकर्ष प्रवास। कोई दिक्कत? अब एक प्रश्न है तो बड़ी छोटा, लेकिन कई बार 2 नंबर में पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। हाँ, छोटा है लेकिन मोटा है। टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। आपको बता दें, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि जनसंख्या के बढ़ने का दर, जनसंख्या के बढ़ने की गति। तो मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं विश्व की जनसंख्या। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का दर एक समान नहीं है। किसी शताब्दी में जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ा तो किसी शताब्दी में, शताब्दी कहते 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी, 10 वर्ष की अवधि को दशक और 1000 की अवधि को सहस्त्राब्दी कहते। गलत कि सही? तो विश्व की बात करें तो विश्व में बहुत सारे देश हैं। हम सब देश की जनसंख्या के बढ़ने के एवरेज बात करते हैं तो समान नहीं रहा है। जैसे अगर हम प्रथम बीसी की बात करें, प्रथम बीसी की, ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ था उस समय विश्व की आबादी मात्र 30 करोड़ थी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की आबादी कितनी थी? मात्र 30 करोड़ थी। औद्योगिकरण का विकास विस्तार 1750 में हुआ था। 1750 के आसपास क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति हुई थी। और 1750 की हम बात कर लें तो 1750 में विश्व की आबादी कितनी हो गई? 15 करोड़ थी, सॉरी 55 करोड़। औद्योगिक क्रांति 1750 के आसपास शुरू हुआ तो यहाँ पर विश्व की आबादी कितनी थी? अब देखना है कि 1750 मतलब हो गया 18वीं सदी हो गया। गलती की सही? और प्रथम शताब्दी मतलब पहले का 100 वर्ष। यहाँ अब देख पा रहे हो, मतलब 1700 वर्ष में विश्व की आबादी मात्र कई करोड़ बढ़ा है? 15 करोड़ के ना, 25 करोड़ ना, कितना बढ़ा? 20 करोड़ नहीं, 25 करोड़। 1700 वर्ष में विश्व की आबादी कितनी बढ़ी? एक पीछे कारण था कि जन्म दर ज्यादा था लेकिन स्वास्थ्य सुविधा न होने का मृत्यु दर भी क्या था? ज्यादा था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आया, क्या आया? औद्योगिक क्रांति, तो हम सीधा ले लेते हैं 1987 की बात कर लेते हैं और 1975 की बात कर लें तो विश्व की आबादी हो गई है 400 करोड़। देख लो,
यहाँ कितना आबादी बढ़ गया, बढ़ने की प्रवृत्ति, औद्योगिकरण हुआ मतलब काम का दशा सुधरा, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ा, 400 करोड़ हो गया। और 1987 की यदि हम बात कर लें तो 1987 में विश्व की आबादी हो गई 500 करोड़, माने 5 अरब। 1999 की बात करें तो 1999 में विश्व की आबादी हो गई 600 करोड़, माने 20वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कितना हो गया, 600 करोड़ हो गया। और 2011 की बात करें तो विश्व की आबादी कितनी हो गई, 700 करोड़। तो विश्व में जनसंख्या बढ़ने का प्रवृत्ति ये है। अगर आपको नहीं लिखने का मन है शब्दों में, तब डिजिट में लिखिए, आपको नंबर मिलेगा। तो सारा बात यही है ना, विश्व में जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्ति, वर्ष नीचा वृद्धि दर्शा दीजिए, और ज्यादा करना तो अंतर दिखा दीजिए, इतना वर्ष में इतना बढ़ा, इतना वर्ष में इतना बढ़ा। लेकिन शुरू में बहुत धीमी गति था, 1700 वर्ष में मात्र 25 करोड़, और यहाँ देखिए कितना वर्ष, 12 वर्ष में 1 अरब जनसंख्या बढ़ गया। तो जनसंख्या बढ़ने का गति अलग अलग है। और दूसरी बात, अगर हम विश्व की बात करें तो हर देश में जनसंख्या में दोगुना होने का दर भी अलग अलग है। भारत जैसे विकसित देश कहता है, जहां भारत में जिस गति से जनसंख्या बढ़ी, चीन में जिस गति से जनसंख्या बढ़ी, तो ये लोग 40 से 45 साल में आबादी दुगुना कर लेता है। देख लो 1951 में जब जनगणना हुई तो मोटा मोटे 42 करोड़ के आसपास आबादी थी इंडिया की, और आज 1 अरब कई गुना बढ़ गया, दुगुना से तो वैसे बढ़ ही गया, मतलब 3.5 गुना से अधिक आबादी हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई। अब लास्ट प्रश्न है जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत 5 नंबर का प्रश्न है। लगभग इस प्रश्न को प्रतिवर्ष कभी कभी एक आध बार 2 नंबर में ही डाल दिया है, पूछा जाता है कि जनांकीय संक्रमण क्या है। तो जनांकीय संक्रमण भविष्य में जनसंख्या में होने वाले वृद्धि का पूर्व अनुमान बताने वाला एक सिद्धांत है। माने भविष्य में विश्व की आबादी कितनी बढ़ जाएगी, इसी का अनुमान लगाने वाला क्या है, एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि लोग कृषि का विकास करके, उद्योग धंधा का विकास करके, शिक्षा का विकास करके जनसंख्या को एक समान लेवल पर बढ़ा सकता है। लेकिन जहां कृषि का विकास नहीं होगा, औद्योगिकरण का विकास नहीं होगा और शिक्षा का विकास नहीं होगा, तो वहां पर जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ती है। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत कहता है कि जिस देश में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होगा, वहां जनसंख्या की वृद्धि क्या होगी, निम्न होगी। लेकिन जहां पर जन्म दर ऊंचा होगा, अब मृत्यु दर कम होगी, जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरा, जन्म दर भी कम है लेकिन मृत्यु दर नहीं है, तो वहां भी जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जो बढ़ा जन्म ले तो रही गया ना। और इस जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत 1929 में WS थॉम्पसन ने दिया था, और इसमें परिवर्तन कौन किया था, 1945 में नोटेस्टीन नामक एक विद्वान ने इसमें परिवर्तन किया था। और जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्था है, अगर अवस्था की बात करें, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्था है। कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है। पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होता है, जन्म मृत्यु दर क्या होगा, उच्च होगा। जब जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होगा, हमने जो बात बोला उसी को लिखना है यहाँ पर अवस्था में, तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, धीमी होगी। क्या होगी, धीमी होगी। दूसरी अवस्था में जन्म दर ऊंचा रहेगा, क्या रहेगा, ऊंचा, लेकिन मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी।
जैसे जन्म दर ऊंचा रहा लेकिन मृत्यु दर क्या हुई, कम हुई, तो जनसंख्या ऑलरेडी क्या होगा, हाँ बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। और तीसरी कहता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है, नहीं वे घट जाता है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटेगा, एक बात देने को जनसंख्या स्थायी रूप से स्थिर दर से बढ़ेगा। अब सवाल है, जनसंख्या तो बहुत बढ़ रहा है, हम जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे करें? जनसंख्या पर हम सबको मिलजुल कर रोकने का, कंट्रोल करने का प्रयास करना होगा। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे होगा? तो जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे उपाय हैं। पहला उपाय है कि आपको परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाना होगा। एक या दो बच्चा हो गया तो चाहे पुरुष नसबंदी करा ले या महिला का ऑपरेशन करा दे, परिवार नियोजन करा दे, ताकि वो बच्चा धारण करने की जो क्षमता वो नष्ट करा दिया जाए। दूसरा, बच्चा के जन्म दर को रोकना होगा। हम दो हमारे अनेक नहीं, हम दो हमारे दो, या पहला बच्चा अभी नहीं दूसरा बच्चा कभी नहीं, इस पॉलिसी को लाना पड़ेगा। तीसरा, जनसंख्या कम और ज्यादा होने के जो दुष्प्रभाव है लोगों को दिखाना पड़ेगा कि देखो मेरे पास एक या दो बच्चे हैं उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, और तुम्हारे पास 5-6 तो उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। तीसरा, यदि आप परिवार नियोजन कार्यक्रम को नहीं अपनाते हैं तो आपको गर्भ निरोधक गोलियां और अन्य भी जो वैज्ञानिक तक यंत्र निकले हुए उनका प्रयोग करके भी आप जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा, शिक्षा का विकास करना होगा। और अंतिम, अमेरिका ने तो सिद्धांत बना लिया है, देशों को सिद्धांत बनाना पड़ेगा इंडिया जैसे देशों के लिए कि जिसके पास ज्यादा बच्चा होगा उन्हें सरकारी सुविधा कम करना पड़ेगा। क्या करनी होगी? सरकारी सुविधाएं कम करनी पड़ेगी, और नहीं तो उन पर टैक्स का दर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ का टैक्स का दर बढ़ाकर भी जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। और जनसंख्या के बारे में सिद्धांत देने वाला अगर पहला कोई विद्वान है तो है माल्थस। इन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद्यान्न के तुलना में जनसंख्या तेज गति से बढ़ती है। खाद्यान्न का वृद्धि अंकगणितीय होता है 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, इस गति से बढ़ता है। अगर इस ज्यामितीय वृद्धि पर रोक नहीं लगाया गया तो इंसान यदि जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास नहीं करेगा तो प्रकृति अकाल लाएगा, महामारी लाएगा, बीमारी लाएगा, और लोग जब बढ़ जाएंगे तो सब में गर्मी बढ़ेगा ना, युद्ध होगा, और इतने ज्यादा युद्ध हो के लोग अपने आप कट कर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये रहा विश्व जनसंख्या वितरण, वृद्धि और घनत्व। अगले क्लास में अगले टॉपिक पर चर्चा होगी।